नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, सबसे पहले तो बताइए कि आप सब ठीक हैं, स्वास्थ्य ठीक है। और जैसे मैं लगातार बात कर रहा हूं कि नॉर्थ इंडिया में हीट वेव है, तो इसलिए अपना खास ख्याल रखिए, अपना भी, अपने चाहने वालों का और अपने परिवार का भी। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल एस्टेट के बारे में और एक बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को लेकर, क्योंकि ये भविष्यवाणी लगातार अक्सर सोशल मीडिया पर घूमती रहती है। और इस भविष्यवाणी में कहा गया है कि 2026 में कैश क्रैश आएगा। तो क्या ये अगर कैश क्रैश आता है तो उसका असर रियल एस्टेट पर भी पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो रियल एस्टेट की क्या हालत होगी? क्योंकि अभी के हालात जिस तरह से रियल एस्टेट के बने हुए हैं, कोई अच्छी स्थिति नहीं है। एक तरफ युद्ध की मार है, दूसरी तरफ अभी हमने देखा कि चीन में भी रियल एस्टेट पूरी तरह से कोलैप्स कर गया, और 2008 भी आपको याद होगा जब अमेरिका में भी यही स्थिति बनी थी। तो क्या आज हमारे देश का रियल एस्टेट भी उसी मुहाने पर खड़ा है? और बाबा वेंगा की इस भविष्यवाणी का इस सबसे लेना देना क्या है? तो आज आपको क्लैरिटी के साथ बताएंगे कि ये बाबा वेंगा है कौन और इनकी भविष्यवाणी के मतलब क्या है। क्या ये भविष्यवाणी सच में सही होती है या सिर्फ सोशल मीडिया पर एक भ्रम पैदा करने की कोशिश रहती है यहाँ पर? तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, यहाँ बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए है। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को, यानी आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, बगैर देर किए शुरू करते हैं आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो को। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत का रियल एस्टेट मार्केट कभी नीचे नहीं जा सकता, ज़मीन कभी धोखा नहीं दे सकती, प्रॉपर्टी के दाम हमेशा बढ़ते हैं, तो 2026 का माहौल आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है। क्योंकि इस समय सोशल मीडिया से लेकर बिजनेस चैनल तक एक ही चर्चा चल रही है। क्या भारत में भी चाइना जैसा रियल एस्टेट बबल फूटने वाला है? क्या 2026 में दुनिया एक बड़े कैश क्रैश की तरफ बढ़ रही है? क्या बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच होने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ग्लोबल इकोनॉमी हिली तो क्या भारत प्रॉपर्टी मार्केट भी क्रैश हो सकता है? दोस्तों, डर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पिछले 3 से 4 सालों में भारत के कई बड़े शहरों में प्रॉपर्टी प्राइस इतनी तेज़ी से बढ़े कि मिडिल क्लास यानी आपकी पहुंच से बाहर होने लगे। गुरुग्राम, नोएडा, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई जैसे शहरों में प्रीमियम और लग्जरी फ्लैट्स की कीमत 30 से 70% या इससे कहीं ज़्यादा बढ़ गई। दोस्तों, कई प्रोजेक्ट्स तो बुकिंग खुलते ही फ्लैट्स सोल्ड आउट हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि आम आदमी की सैलरी उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही जितनी तेज़ी से घरों की कीमत और उसकी ईएमआई बढ़ रही है। यही वजह है कि लोग अब पूछने लगे हैं, क्या मार्केट ओवर हीट हो चुका है? और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम पहले चाइना की कहानी समझेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया आज चाइना के रियल एस्टेट क्राइसिस को वार्निंग सिग्नल की तरह देख रही है। दोस्तों, आज से करीब 15 से 20 साल पहले चाइना का रियल एस्टेट मार्केट दुनिया का सबसे ताकतवर सेक्टर माना जाता था। वहाँ स्काई स्कैपर्स बन रहे थे, नए शहर बस रहे थे, बिल्डर्स को अनलिमिटेड लोन्स मिल रहे थे, और लोगों को लगने लगा कि प्रॉपर्टी प्राइस कभी गिरेगा ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे वहाँ एक डेंजरस बबल बन गया। लाखों फ्लैट्स ऐसे बने जिनमें कोई रहने वाला था ही नहीं। चाइना में कई घोस्ट सिटी बन गई है जहाँ हज़ारों अपार्टमेंट्स टावर खाली पड़े हुए हैं। डेवलपर्स लगातार नया कंस्ट्रक्शन करते गए क्योंकि इकोनॉमी लार्जली प्रॉपर्टी सेक्टर पर डिपेंडेंट हो चुकी थी। ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स जैसी एजेंसीज की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की इकोनॉमी का लगभग 25% हिस्सा या इनडायरेक्टली रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ था। लेकिन जब डिमांड कमज़ोर हुई, पॉपुलेशन ग्रोथ धीमी हुई और लोगों की बाइंग पावर कम होने लगी, तब पूरा खेल पलट गया। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कंपनीज में शामिल एवरग्रेड्स पर $300 बिलियन से ज़्यादा का कर चढ़ गया और कंपनी कोलैप्स के कगार पर पहुंच गई। उसके बाद कंट्री गार्डन जैसी दूसरी बड़ी कंपनीज भी संकट में आ गई। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना में कई सिटीज़ में प्रॉपर्टी प्राइस लगभग 2005 के लेवल तक गिर गए और लाखों इन्वेस्टर्स की वेल्थ लगभग पूरी तरह मिट गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत भी उसी रास्ते पर जा रहा है? तो दोस्तों देखिए, इंडिया और चाइना में कुछ समानताएं ज़रूर है, लेकिन दोनों का मॉडल पूरी तरह एक जैसा नहीं है। चाइना में ओवर बिल्डिंग बहुत ज़्यादा हुई थी, जबकि इंडिया में अभी भी हाउसिंग डिमांड काफ़ी बड़ी मानी जाती है। इंडिया में अर्बनाइजेशन तेज़ी से बढ़ रहा है, लाखों लोग गाँव और छोटे शहरों से मेट्रो सिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मार्केट में कुछ ऐसे संकेत भी दिख रहे हैं जिन्हें एक्सपर्ट्स नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एनरॉक की 2026 हाउसिंग रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के टॉप 7 सिटीज़ में हाउसिंग सेल्स में लगभग 14% तक की गिरावट दर्ज की गई। जी हाँ, 14%, जबकि अनसोल्ड इन्वेंट्री कई शहरों में बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड
कमज़ोर हुई, जबकि लग्जरी सेगमेंट से बढ़ा है। नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट भी यही कहती है कि 50 लाख से नीचे वाले अफोर्डेबल होम्स की डिमांड में गिरावट आई, जबकि 1 करोड़ से ऊपर वाले प्रीमियम होम्स की डिमांड बढ़ रही है। अब यहाँ सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है, क्योंकि जब मार्केट लग्जरी बायर्स और इन्वेस्टर पर ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगती है और मिडिल क्लास बायर बाहर होने लगता है, तब बबल बनने का डर बढ़ जाता है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में बिल्डर्स ने अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स कम और लग्जरी प्रोजेक्ट्स ज़्यादा लॉन्च किए हैं, क्योंकि वहाँ प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। गुरुग्राम में कई लग्जरी अपार्टमेंट्स के दाम 20 करोड़ से 100 करोड़ तक पहुँच गए। 20 करोड़ से 100 करोड़। मुंबई में अल्ट्रा लग्जरी डील्स हेडलाइन बन रही, लेकिन सवाल ये है, क्या ये डिमांड सस्टेनेबल है? क्योंकि दूसरी तरफ आरबीआई के इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन और जॉब मार्केट की अनसर्टेनिटी मिडिल क्लास पर दबाव बढ़ा रही। अगर होम लोन ईएमआई लगातार बढ़ती गई तो लाखों पोटेंशियल बायर्स मार्केट से बाहर हो सकते हैं। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई बड़े शहरों में प्रॉपर्टी प्राइस इनकम ग्रोथ से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़े, जिससे अफोर्डेबिलिटी रेशो खराब हो गया। और यही वजह है कि कुछ एक्सपर्ट्स अब मिनी बबल पॉकेट्स की बात कर रहे हैं, यानी पूरे इंडिया में क्रैश नहीं, लेकिन कुछ सिटीज़ और कुछ लग्जरी सेगमेंट में करेक्शन का खतरा बना हुआ है। दोस्तों, इंडिया में अभी सिचुएशन चाइना जैसी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ अभी भी जेन्युइन हाउसिंग डिमांड मौजूद है। इंडिया की पॉपुलेशन यंग है, अर्बन माइग्रेशन जारी है और हाउसिंग शॉर्टेज अभी ख़त्म नहीं हुई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डिमांड का बड़ा हिस्सा अफोर्डेबल हाउसिंग में है, जबकि सप्लाई लग्जरी सेगमेंट में तेज़ी से बढ़ रही है। यही मिसमैच फ्यूचर रिस्क बन सकता है। सीबीआरई इंडिया की 2026 आउटलुक रिपोर्ट कहती है कि इंडिया का प्रॉपर्टी मार्केट अभी भी ग्लोबली अट्रैक्टिव माना जा रहा है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट बना हुआ है। लेकिन रिपोर्ट ये भी वार्निंग दे रही है कि हाई इंटरेस्ट रेट और ग्लोबल स्लोडाउन डिमांड को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरी तरफ रॉयटर्स की सर्वे रिपोर्ट में कई एनालिस्ट ने माना है कि इंडियन हाउसिंग मार्केट में अफोर्डेबिलिटी प्रेशर तेजी से बढ़ रहा है और अगर ग्लोबल रिसेशन आया तो इसका असर डिमांड पर दिख सकता है। दोस्तों, यही वजह है कि सोशल मीडिया पर 2026 क्रैश वाला डर तेजी से फैल रहा है। लोग चाइना की तस्वीरें देखकर इंडिया से तुलना करने लगे। एम्प्टी प्रोजेक्ट्स, अनसॉल्व्ड फ्लैट्स और राइजिंग प्राइजेस देखकर लोगों को बबल की याद आने लगी। लेकिन यहाँ एक और एंगल जुड़ा है, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि मार्केट सिर्फ प्रॉपर्टी डिमांड से नहीं चलता है दोस्तों। मार्केट चलता है लिक्विडिटी, क्रूड ऑयल, इंटरेस्ट रेट्स, जॉब्स और ग्लोबल कॉन्फिडेंस से। अगर दुनिया में बड़ा जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो कि चल रहा है खासकर मिडिल ईस्ट में, तो उसका असर सीधे इंडिया की इकोनॉमी और रियल एस्टेट दोनों पर पड़ सकता है। और यहीं से जुड़ती है वो भविष्यवाणी जिसके कारण इंटरनेट पर पैनिक बढ़ रहा है। बाबा वेंगा, कैश क्रैश, ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स और ईरान अमेरिका वॉर। अब सवाल ये, क्या ये सिर्फ इंटरनेट कॉन्स्पिरेसी है या सच में दुनिया किसी बड़े फाइनेंशियल शॉक की तरफ बढ़ रही है? और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट कितना सुरक्षित रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब आपको आगे मिलने वाला है। तो अभी भी इस वीडियो के साथ आप बने रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों, अब आते हैं इस पूरे मुद्दे के सबसे खतरनाक, सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे वायरल हिस्से पर, बाबा वेंगा, ईरान अमेरिका वॉर, ग्लोबल कैश क्रैश और इंडियन रियल एस्टेट का कनेक्शन। क्योंकि इस समय इंटरनेट पर एक नैरेटिव बहुत तेज़ी से फैल रहा है कि 2026 सिर्फ एक सामान्य साल नहीं, बल्कि दुनिया की इकोनॉमी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। सोशल मीडिया रील्स, यूट्यूब थंबनेल्स और कई फॉरेन ब्लॉग्स लगातार दावा कर रहे हैं कि बाबा वेंगा ने इकोनॉमिक कोलैप्स, कैश क्राइसिस और ग्लोबल इंस्टेबिलिटी जैसी भविष्यवाणी की थी। और अब दुनिया में जो कुछ हो रहा है, मिडल ईस्ट टेंशन, क्रूड ऑयल का डर, स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी, चाइना प्रॉपर्टी क्राइसिस और राइजिंग डेब्ट, और उसी दिशा की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, बाबा वेंगा की प्रेडिक्शन का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। कई इंटरनेशनल फैक्ट चेकर रिपोर्ट्स बता चुकी है कि उनकी कई बातें बाद में इंटरनेट नैरेटिव बन जाती है और लोग उन्हें अपनी अपनी तरह इंटरप्रेट करते हैं। द गार्डियन की एक रिपोर्ट में साफ कहा गया, बाबा वेंगा के नाम पर इंटरनेट पर फैब्रिकेटेड और एक्स जनरेटेड क्लेम्स फैलाए जाते हैं जिनका कोई वेरीफाइड हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही भविष्यवाणी साइंटिफिक ना हो,
दुनिया में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी सच में बढ़ रही है और यही अनसर्टेनिटी लोगों को डरा रही है, क्योंकि इस समय ग्लोबल इकोनॉमी कई मोर्चों पर प्रेशर में है। एक तरफ अमेरिका में डेब्ट क्राइसिस और हाई इंटरेस्ट रेट का डर है, दूसरी तरफ चाइना की प्रॉपर्टी मार्केट लड़खड़ा रही है, यूरोप रिसेशन फियर से जूझ रहा है और सबसे ऊपर मिडल ईस्ट में ईरान अमेरिका टेंशन लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि फाइनेंशियल मार्केट बार बार वॉलेटाइल हो रहा है। क्रूड ऑयल प्राइस में अचानक उछाल आता है, गोल्ड रिकॉर्ड हाई पर पहुंच जाता है और इन्वेस्टर्स सेफ एसेट्स की तरफ भागने लगते हैं। अब सवाल ये है कि इसका इंडिया के रियल एस्टेट से क्या लेना देना है। दोस्तों, रियल एस्टेट सिर्फ सीमेंट, ब्रिक्स और बिल्डिंग्स का खेल नहीं होता। रियल एस्टेट पूरी इकोनॉमी के कॉन्फिडेंस पर चलता है। अगर लोगों को लगता है कि फ्यूचर स्टेबल है, जॉब सुरक्षित है, इनकम बढ़ेगी और इकोनॉमी मजबूत रहेगी, तभी लोग 20 से 30 साल का होम लोन लेने का रिस्क उठाते हैं। लेकिन जैसे ही अनसर्टेनिटी बढ़ती है, प्रॉपर्टी मार्केट सबसे पहले प्रेशर महसूस करने लगता है और यही वजह है कि ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट की चर्चा होते ही एनालिस्ट इंडिया के रियल एस्टेट सेक्टर पर उसका असर कैलकुलेट करने लगते हैं। क्योंकि अगर मिडल ईस्ट में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से प्रभावित हुआ, जो कि स्थिति बनी हुई है, तो क्रूड ऑयल प्राइस में एक्सप्लोसिव जंप आ सकता है। दुनिया का लगभग 20% ऑयल सप्लाई इसी रूट से गुजरता है। दोस्तों, रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग की कई रिपोर्ट्स वार्निंग दे चुकी है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट पर डिसरप्शन और ज़्यादा बढ़ा तो ऑयल प्राइस, जो कि अभी $125 प्रति बैरल है, वो यहाँ से $150 प्रति बैरल तक जा सकते हैं। अब यहाँ समझिए असली खेल। इंडिया अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। यानी अगर ऑयल महंगा हुआ तो इंडिया में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग महंगी होगी, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा और आम आदमी की जेब पर दबाव बढ़ेगा। दोस्तों, आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में एनालिस्ट ने कहा है कि अगर मिडल ईस्ट टेंशन लंबे समय तक बने रहे तो आरबीआई पर रेट कट्स रोकने और ज़रूरत पड़ने पर रेट हाइक करने का दबाव बढ़ सकता है। यानी कि अगर ऐसा होता है तो इसका असर सीधे सीधे आपकी ईएमआई पर होगा। और दोस्तों, यही वो पॉइंट है जहां रियल एस्टेट सेक्टर डरने लगता है, क्योंकि इंडिया का हाउसिंग मार्केट लार्जली ईएमआई ड्रिवन मार्केट है। आज ज़्यादातर मिडिल क्लास बायर होम लोन और पर डिपेंड करते हैं। अगर होम लोन्स रेट्स 8% से बढ़कर 10% या 11% तक पहुंच गए तो ईएमआई हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक बढ़ सकती है। दोस्तों, उदाहरण के लिए अगर किसी ने 80 लाख रुपए का होम लोन 20 साल के लिए लिया तो 8% इंटरेस्ट पर उसकी ईएमआई लगभग 67,000 रुपये। लेकिन यही इंटरेस्ट रेट अगर 10 या 11 हुआ तो ईएमआई करीब 82,000 रुपये तक पहुंच सकती, यानी हर महीने लगभग 15,000 रुपये का एक्स्ट्रा बोझ। और यही वजह है जब रेट्स बढ़ते हैं तो सबसे पहले मिडिल क्लास बायर मार्केट से बाहर होने लगता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर लाखों बायर्स अचानक कॉन्शियस हो जाए तो मार्केट में क्या होगा। बिल्डर के पास इन्वेंट्री बढ़ने लगेगी, प्रोजेक्ट की सेल्स धीमी पड़ेगी, डिस्काउंट्स और ऑफर शुरू होंगे, इन्वेस्टर्स बुकिंग रोक सकते हैं और कुछ सिटीज़ में प्राइस स्टेगनेंट या करेक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी दोस्तों, करेक्शन और क्रैश दोनों अलग अलग चीज़ है। सोशल मीडिया पर अक्सर लोग दोनों को एक जैसा दिखाते हैं, जैसे रियलिटी अलग होती है। करेक्शन का मतलब है प्राइस कुछ समय के लिए गिरना या रुक जाना, जबकि क्रैश का मतलब होता है मार्केट का अनकंट्रोल्ड कोलैप्स, जहां प्रॉपर्टी प्राइस 30 से 40% या उससे ज़्यादा गिर जाए या बायर्स गायब हो जाए। अभी तक इंडिया की स्थिति ऐसी नहीं है। नाइट फ्रैंक इंडिया, सीबीआरई, जेएलएल और एनरॉक जैसी एजेंसीज की रिपोर्ट्स अभी भी इंडिया को स्टेबल बट स्लोइंग मार्केट बता रहे हैं, क्रैश जोन नहीं। नाइट फ्रैंक की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में प्रीमियम हाउसिंग डिमांड अभी भी मजबूत बनी हुई है, जबकि टीयर 2 सिटीज़ में नई डिमांड उभर रही है। दोस्तों, सीबीआरई इंडिया की 2026 आउटलुक रिपोर्ट कहती है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बावजूद इंडिया एशिया पैसिफिक रीजन के सबसे अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी मार्केट में बना हुआ, क्योंकि यहाँ अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और राइजिंग इनकम अभी भी लॉन्ग टर्म सपोर्ट दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ वार्निंग साइन भी साफ दिखाई दे रहे हैं। रॉयटर्स की हाउसिंग सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन हाउसिंग मार्केट अफोर्डेबिलिटी प्रेशर तेजी से बढ़ रहा है और लग्जरी बूम की वजह से मिडिल क्लास सेगमेंट कमज़ोर हो रहा है। तो वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया कि अफोर्डेबल हाउसिंग डिमांड में लगभग 23% तक की गिरावट देखी गई है और बिल्डर अब प्रीमियम प्रोजेक्ट पर बहुत ज़्यादा, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यानी कि मार्केट में एक डेंजरस इनबैलेंस बनता दिखाई दे रहा है।
दोस्तों, जहां डिमांड अफोर्डेबल होम्स में है लेकिन सप्लाई लग्जरी सेगमेंट में तेजी से बढ़ रही है, यही इनबैलेंस फ्यूचर रिस्क बन सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ा खतरा शायद 2026 में नेशन वाइड प्रॉपर्टी क्रैश का नहीं बल्कि मिडिल क्लास अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस का है। क्योंकि अगर जॉब्स ग्रोथ कमज़ोर हुई, ले ऑफ बढ़े, सैलरी ग्रोथ रुकी और ईएमआई ऊपर चली गई तो लाखों लोग घर खरीदने का सपना पोस्टपोन कर सकते हैं। और जब डिमांड कमज़ोर होती है तब मार्केट की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स बार बार कह रहे हैं कि इंडिया अभी चाइना नहीं बना है, लेकिन अगर स्पेकुलेटिव बाइंग यानी सट्टेबाजी बहुत ज़्यादा बढ़ी, लग्जरी ओवर सप्लाई बढ़ी और ग्लोबल रिसेशन का प्रेशर आया तो कुछ सिटीज़ में शार्प करेक्शन देखने को मिल सकता है, खासकर उन मार्केट में जहां प्राइसेस इनकम रियलिटी से बहुत आगे निकल गए। इसलिए दोस्तों, 2026 का सबसे बड़ा सवाल सिर्फ क्रैश आएगा या नहीं, बल्कि ये है कि क्या इंडिया का मिडिल क्लास आने वाले समय में घर खरीद पाएगा या नहीं। क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट की असली ताकत सिर्फ करोड़पति इन्वेस्टर्स नहीं बल्कि वो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं जो 20 साल ईएमआई भरकर अपना पहला घर खरीदती है। और अगर वही बायर मार्केट से गायब होने लगा तो फिर चाहे स्काई स्कैपर्स कितने भी ऊंचे क्यों ना हो जाए, मार्केट की नींव कमज़ोर पड़ने लगती है। और दोस्तों, फिलहाल भारतीय रियल एस्टेट में यही हालात चल रहे हैं। बिल्डर्स ने एक तरह से अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स यानी कि मिडिल क्लास की ज़रूरतों से मुंह मोड़ लिया है और दनादन लग्जरी प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि वहां पर मुनाफा बढ़ा है। लेकिन एक बात इन्हें याद रखनी पड़ेगी कि किसी भी मार्केट को चलाने वाला सिर्फ अमीर आदमी नहीं होता, असल में मिडिल क्लास आदमी होता है। और अगर उसी मिडिल क्लास आदमी ने अगर आपसे मुंह मोड़ लिया तो समझिए उस मार्केट का क्या हाल होगा। तो ऐसे में बिल्डर्स को अपनी रणनीति को बदलना होगा, आम आदमी के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि फाइनली यही इस मार्केट को आगे धकेल कर ऊंचाई पर लेकर जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ से मुंह मोड़ा तो वही आम आदमी इस मार्केट को ऊंचाई से नीचे खाई में भी गिरा सकता है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल रिपोर्टर जी को आप सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।